जी हजरात, वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ ACGF8। सर, पिछले सेशन के अंदर हमने आपको बताया था ऑडिट फर्म की हायरार्की कि एक बंदा जो फर्म ज्वाइन करेगा वो ऑडिट फर्म में ग्रो कैसे करेगा। तो पहले हम क्या बनते हैं भाई? पूरी क्लास ने जवाब देना। ऑडिट जूनियर, कहो ऑडिट जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर और ऑडिट पार्टनर। अगर आप गौर से देखें तो दो चीजों को मैंने सर्कल किया हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो दो चीजों को मैंने सर्कल किया हुआ है। ये दो वो चीजें हैं, ये ऑप्शनल है। आप यूं समझें कि हो सकता है कि किसी टीम में ये हो या ना हो, और हो सकता है कि किसी टीम में डायरेक्टर हो या ना हो। अगर हम बात करें ICAP की, तो हमारी जो CA की आर्टिकलशिप है वो 3.5 साल की है। तो ये समझें कि ये वो 3.5 साल का सफर है। जैसे ही आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी, अब दो बातें होंगी, या तो उसने विद इन आर्टिकल CA क्वालिफाई कर लिया होगा या उसके कुछ पर्चे बाकी होंगे। लेकिन अगर उसकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई है, अगर बंदा बड़ा जबरदस्त है, 1 या 2 या 3 पर्चे बाकी हैं, और अगर उसको लग रहा है कि आगे फर्म में मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो ऑडिट फर्म उसको रोक लेगी और उसको बना देगी सुपरवाइजर, डिपेंडिंग ऑन द पेपर दैट ही इज स्टिल लेफ्ट फॉर द क्वालिफिकेशन। सपोज करें 2 बाकी हैं, सपोज करें 3 बाकी हैं, तो हो सकता है यहां पर उसको ऑडिट फर्म 50 से 65,000 या 70,000 रुपए पे करे। वंस अगेन डिपेंड करता है कितने पर्चे बाकी हैं, और डिपेंड करता है बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। हर बंदा CA क्वालिफाई करता है, हर बंदा फर्म का पार्टनर नहीं बनता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला है द वे वी कैरी आवरसेल्फ। ठीक है जी। बहरहाल, अगर तो उसने पेपर निकाल लिए और बंदा जबरदस्त है और फर्म में जगह है, तो अगला प्रमोशन क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। तनख्वाह 1,20,000, 1,25,000, 1,35,000, 1,40,000, डिपेंड करता है फर्म का पैकेज क्या है। नॉर्मली 5, 10, 15 का फर्क होता है। ठीक है। 1.5-2 साल में आप प्रमोट हो गए, डिपेंड वंस अगेन बंदा कितना तेज है। ऐसा भी हो सकता है कि साल में बंदा 2 बार प्रमोट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो 4 साल तक एक ही पोजीशन पे काम करे। वंस अगेन आप पर डिपेंड करेगा। आप कैजुअल स्टाइल में आएंगे, आपकी ना ड्रेसिंग अच्छी है, आप क्लाइंट से बात नहीं कर सकते, आप बहुत टेक्निकल साउंड है, रिपोर्टिंग खत्म है आपके ऊपर, लेकिन आपको बोलना नहीं आता, आप सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते। पार्टनर कह रहे सर प्रेजेंटेशन दे, आप बोले जी मुझे तो पावर पॉइंट इस्तेमाल करना नहीं आता, गए बाहर हो गए आप। ये चीज है ना, जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ये मरवाएगी हमें। और यहाँ MBs बड़े स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इस पर काम करना है भाई। मैनेजर हो गए, पैकेज 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000। सीनियर मैनेजर हो गए 1,80,000, 1,90,000, 2,10,000। समझे कि ये बंदा जो है 2.5-3 तक जाएगा। उसके बाद फिर 2 रास्ते हैं। हर बंदा ऊपर नहीं आ सकता। जो आपके दोस्त ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं, उनसे पूछें आप कि तुम्हारी फर्म में पार्टनर्स कितने और डायरेक्टर्स कितने हैं। वो बोलेगा भाई 30 पार्टनर है, 5 डायरेक्टर है। डायरेक्टर उस वक्त बनाते हैं जब बंदा फर्म में रुकना चाहता है, आगे उसके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं, और जो ग्लोबल फर्म है वो कह रही हाँ इसको कमिट कर लो कि इसको 2 साल में पार्टनर बना देंगे। अगर ये आसरा नहीं है तो वो यहां से कट के इंडस्ट्री में कहीं जॉब पर चला जाएगा। अगर वो यहां 3 लाख के पैकेज के ऊपर है तो वो बड़े आराम से हंसते खेलते 3.5, 4 या 4 के पैकेज में जाएगा। वंस अगेन डिपेंड करता भाई आप किस कंपनी में जा रहे हैं। आप लकी टेक्सटाइल जा रहे हैं तो बात कुछ और है, और आप सीमेंस पाकिस्तान जा रहे हैं तो बात कुछ और है, आप ICI जा रहे हैं तो बात कुछ और है, आप शेल पाकिस्तान जा रहे हैं तो बात कुछ और है। कि डिपेंड करता है वंस अगेन। ठीक है जी। बड़ा फ्लेक्सिबल यहाँ पर जो है ना वो बेनिफिट्स होते हैं कि जी कहीं होंडा सिविक मिल रही है तो कहीं जी और बड़ी गाड़ी। डिपेंड करता है वंस अगेन बंदा कैसा है। ठीक है जी। डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर वो बंदा है जो रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। हमने ये शुरू के 2 लेक्चर में देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा डिलीवरेबल है वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। जरा मुंह से कहें भाई ऑडिट। आप बात करेंगे तो चीजें याद रहेंगी, आप हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। जरा एक्टिव हो जाए। आखिर में एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जी? कहें टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। हम ऑडिट करने किस चीज का कहें? तो मैं अल्टीमेटली जो रिपोर्ट दे रहा हूं, जो कि मैं शेयर होल्डर्स को दूंगा, वो मैं किस चीज पर दे रहा हूं? वो मैं इस चीज पर दे रहा हूं कि क्या आपके अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आर दे गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो ये सारा जो कहानी समझ रहे हैं, इसका एंड डिलीवरेबल क्या है, इसका एंड हासिल क्या है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आगे जाके समझेंगे कि ये ट्रू क्या होता है और ये फेयर क्या होता है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन है, अगर तो डायरेक्टर बनने के बाद जा रहा है कि डायरेक्ट यहां से जा रहा है ऑडिट पार्टनर, ये फर्म का आखिरी डेजिग्नेशन है। और मैंने लास्ट सेशन में बताया था जो लेक्चर 2 था हमारा कि जूनियर पार्टनर भी होते हैं और सीनियर पार्टनर भी होते हैं। कुछ बातें मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना और बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं EY की बात करूं तो सपोज करें हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है ये,
अब ऑडिट के अंदर लेट से 6 पार्टनर है, 1 2 3 4 5 6 पार्टनर के ऊपर एक और पार्टनर है। सर ये कौन बंदा है? ये इन 6 का कप्तान है। इसको बोलते हैं हेड ऑफ अश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसको? हेड ऑफ अश्योरेंस कहो या हेड ऑफ ऑडिट कहो, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो है, अच्छा एक फर्म में ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, टैक्स डिपार्टमेंट भी है, ये आगे जाके बताऊंगा मैं, कंसल्टेंसी भी है, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी भी है। एक फर्म के डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं। जिस तरह एक जनरल स्टोर के ऊपर कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट में कई सब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह एक ऑडिट फर्म भी कई सर्विसेज सेल करती है। ऑडिट सर्विस, टैक्सेशन सर्विस, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, बिजनेस रिस्क सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, जहां पर आपको ओरेकल और सैप की कंसल्टेंसी कराते हैं। वो ये सारी वो जगह है जहां आपने जॉब करनी है। ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप क्वालिफाई करें तो वहां जाएंगे आप। अब ये आपकी स्पीड है कि आप क्वालिफाई कितनी स्पीड में करते हैं भाई। तो अब सपोज करें एक डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट, 3 पार्टनर यहां हैं, 6 पार्टनर यहां हैं, 2 पार्टनर यहां हैं और 3 पार्टनर यहां हैं। इन सब के ऊपर एक कप्तान है और उन कप्तानों के ऊपर एक और कप्तान है जिसको हम कह रहे हैं कंट्री मैनेजिंग पार्टनर, या हम कहते हैं टेरिटरी लीड पार्टनर, जो कि पूरा पाकिस्तान का एक होगा। यानी इसका मतलब है कि पार्टनर जब आप बन जाएंगे तो उसमें भी प्रमोशन है। एक पार्टनर ड्रॉ कर रहा है महीने के 15 लाख रुपए, एक ड्रॉ कर रहा है 25 लाख रुपए। अब अंदाजा लगाएं कि जो ये पार्टनर होगा सीएमबी, मेरे हिसाब से इसकी जो मंथली मिनिमम ड्रॉइंग है, मिनिमम वो 30 से 35 लाख रुपए है। वाओ सर, वो इतने पैसों को क्या करता है? उसकी मर्जी भाई। वो रोज कबाब जीत जाए, वो रोज जिन्स हो जाए, वो एक बीवी रखे, वो 3 रखे, एज ऑफ बैलेंस शीट उसकी मर्जी है भाई। ठीक है, आप मेहनत करें, हसद ना करें। ठीक है जी। सर ये बताएं एक बंदा कितनी साल में और कितनी जल्दी यहां पहुंच सकता है? देखें आर्टिकलशिप, सपोज करें आपने 18 साल में आपने ज्वाइन किया प्रोफेशन। अब मैं बता रहा हूं आइडियल सिनेरियो, 18 साल में प्रोफेशन ज्वाइन किया आपने, ठीक है, 2 साल में आपने कैफ निकाल लिया, कितने हो गए? 20 हो गए। 20 के बाद जोड़ लें 3.5 साल, कितने होगा भाई? 20 और 3.5 23, चले 6 महीने और पकड़ लें, कितने हो गए? 24 साल में आप यहां पहुंच चुके हैं। अब जिसको पता ना कि यार मेरे पास ये टाइम है, मुझे इसमें क्वालिफाई करना है, तो फिर वो आगे पीछे दाएं बाएं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, अच्छा थोड़ा सा वो कर लूं, फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि टारगेट बिल्कुल क्लियर है, मंजिल सामने, मैंने बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। 24 साल यहां लगा लें, 2 साल यहां लगा लें, 2 साल यहां लगा लें, चलो 3 साल यहां लगा लो, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 3 28 और 3, चलो 1 साल और पकड़ लो, कितना होगा? 32। इसका मतलब है 32 इयर्स ऑफ एज के अंदर देयर इज अ क्लियर पाथ of either becoming a what or becoming a what partner. And the minimum amount that partner is drawing, minimum बता रहा हूं, वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए है। अब उसके बाद ये मुझे बताएं, ये प्रोफेशन, ये जो प्रोफेशन की जो पैकेजेस है ना, ये मेरे ख्याल में दुनिया में और किसी प्रोफेशन के अंदर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, ये इसी से क्वालिफाइड, हम कभी बेरोजगार नहीं हो सकते। और हमारा जो कैरियर है ना, वो यूं नहीं जाता, वो यूं जाता है, डिपेंड करता है कि आप में दम कितना है। तो अगर मैं इसमें एसी से को फिट कर दूं, तो मैंने पिछले बैच में बताया था, आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूं कि एसी से क्वालिफाइड बंदा जो है वो यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि आगे रोड मैप नहीं है उसके पास। क्योंकि आप पाकिस्तान में आपको पार्टनर नहीं बना सकते, एज पर ICAP बायलॉज आप रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। आप ICW कर लें तो भी आगे रुक जाएंगे, आप US से CPA करके आ जाएं तो भी रुक जाएंगे, आप श्रीलंका का CA करके आ जाएं तो भी रुक जाएंगे, आप न्यूजीलैंड से आ रहे हैं तो भी रुक जाएंगे, आपने सिमा किया हुआ तो भी रुक जाएंगे। आपको आगे रेसिप्रोकल मेंबरशिप के जरिए ICAP का मेंबर बनना पड़ेगा, तो फिर आगे का पासपोर्ट मिलेगा आपको, फिर आप आगे जाएंगे, बात समझ आ रही? तो इसका मतलब है ये रूट आपके पास है। अब सर ये हम यहां कैसे ज्वाइन करेंगे? या तो आपने F9 तक पर्चे पास कर ली हो। नॉर्मली इस वक्त जो ऑडिट फर्म में ट्रेंड चल रहा है, दे हायर एसीज एफिलिएट्स। सर एफिलिएट कौन होता है? जिसने 13 पर्चे पास कर लिए, FD को निकाल के 9 पर्चे ये और बाकी तुम्हारे SBL, SBR और ऑप्शनल के 2, 9 और 4 कितने होगा? 13 पर्चे करके आप यहां से एंट्री मारेंगे। हो सकता है कि आपको पैसे ज्यादा मिले। जो सी एंटर का पैकेज है, जो स्टार्टिंग स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, वो 14-15 है। चूंकि आप क्वालिफाइड आ रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको 20-25 मिले। अब आप यूं सोचें, काम सिखा भी रहे और पैसे भी मिल रहे हैं और इतना बड़ा नाम कैरी कर रहे हैं आप PwC में। भाई में वो 3 साल जो आपके CV पे लग रहा है ना, उससे आपकी CV पर ना गोल्ड और चांदी और पता नहीं क्या क्या लग रहा है। अगर समझ आए तब ना,
पैशन हो तब ना, सामने ड्रीम हो तब ना भाई, वरना चलता रहेगा कारवा। ठीक है जी, आगे चले। थोड़ा समझा भी रहा हूं, थोड़ा मोटिवेट भी कर रहा हूं। अब जरा यहाँ जो तमाम बच्चे, सर पिछली क्लास में आपने ट्रायंगल यू बनाया था, अब इसको हमने यूं कर दिया, ये डायग्राम भी बना हुआ है, ई वाई ऑडिट कर रहा है। ठीक है, ये क्लास का रूल सेट कर ले। अगर पूरी क्लास जवाब नहीं देगी ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। ये डिफरेंट आदमी है, ये थोड़ा सा क्रैंकी आदमी है। 20 बच्चे हो तो मैं समझ रहा हूं कि 200 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मुझे हर बंदे की ना आवाज है, भले आपने मास्क पहना हुआ है, जरा दम लगाए और हाथ जरा भाई खोलना जरा, ठीक है ना। हम निकाह में नहीं आवे किसी के, ठीक है जी। सर ई वाई कौन है भाई? ठीक है, ऑडिट किसका कर रहे हैं? पीएसओ का ऑडिट किस चीज का कर रहे हैं? बैलेंस शीट डेट क्या है? ठीक है, कितने बंदों की टीम गई? 10 बंदों की। याद है पिछली क्लास में क्या बताया था? लेक्चर 2 आपने जो मिस किया है। 10 बंदे वो हैं जो ग्राउंड पर गए हुए हैं, फील्ड वर्क जिसको बोलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 10 सिपाही जंग लड़, दौड़ दौड़ फायरिंग कर रहे हैं। पीछे 3 बंदे बैक ऑफिस में देख रहे हैं। इसका मतलब है जंग लड़ने 10 बंदे नहीं गए, 10 और 3 शामिल होंगे। तो हम जब ऑडिट टीम ग्राउंड पर भेजते हैं, जो टीम ऑडिट क्लाइंट पर फिजिकल मौजूद है और ग्राउंड पर ऑडिट कर रही है, उसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। क्या बोलते हैं? फील्ड वर्क। ठीक है, लेकिन बैक ऑफिस में बंदे भी हैं, तो सपोज करेंगे जी ये मिला के 10 बंदे हो गए। अब कितने जूनियर, कितने समय सीनियर, ये डिसाइड कौन करेगा? सर ये डिसाइड करेगा जॉब इंचार्ज और हायर मैनेजमेंट। मेरी पहली जॉब थी पीएसओ बैक इन 2002। मैंने ऑडिट किया पीएसओ का 3 बार। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्लाइंट था, अच्छी फर्म में था। हमारी ऑडिट टीम में 15 बंदे ईवाई के थे और 15 बंदे पीडब्ल्यूसी के थे। सर जॉइंट ऑडिट था। सर व्हाट इज जॉइंट ऑडिट? जॉइंट ऑडिट वो होता है मेरा भाई जहां पर एक क्लाइंट है और 2 फर्म्स हैं। ये ऐसे ही है कि आधा सिलेबस मैं पढ़ा रहा हूं, आधा कोई और पढ़ा रहा है। सिलेबस बहुत बड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं चाह रहा हूं भाई आप भी मेरे साथ पढ़ा लें। अब सर उस केस में रिपोर्ट कितनी बनेगी? 2 नहीं, रिपोर्ट एक ही होगी। रिपोर्ट एक, उस पे सिग्नेचर 2। ईवाई ने यहां साइन कर दिया और बराबर में पीडब्ल्यूसी का साइन। आधी बैलेंस शीट वो कर रहे हैं, आधी हम कर रहे हैं। आधा पीएनएल वो कर रहे हैं, आधा पीएनएल हम कर रहे हैं। सर फीस कितनी है? सपोज करो 1 करोड़ फीस है। अब ये फीस भी करोड़ों में है बड़े क्लाइंट्स की। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 1 करोड़। भाई ठीक है भाई, बड़ा क्लाइंट है भाई। आप रिपोर्ट पे लिख रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आपका नाम क्या है? साकिब। मैं साकिब को जानता हूं, ये FA1 से केएनएस में पढ़ा। क्या बंदा है, क्या पर्सनालिटी, क्या साले की बिल्ड है। मेरा अच्छा दोस्त है भाई साकिब। साकिब टाइट बंदा है भाई। ओरे दादा, साकिब की तो निकल पड़ी। ओ भाई साजिद कपाड़िया तारीफें कर रहा है भाई, दोस्ती करो। क्या बंदा है, तेरी तो लॉटरी निकल गई ना, मुस्कुरा तो ले भाई। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं इसकी क्लास में क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा हूं, कम कर रहा हूं? इसकी शान में इजाफा कर रहा हूं, कम कर रहा हूं? तो भाई जब आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं इतनी बड़ी कंपनी की और आप कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड, तो आप उनके अकाउंट्स की शान बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं? तो भाई पैसे भी उतने होंगे फिर। बात तो पिक करें, प्रोफेशन को समझे ना। प्रोफेशन क्या है? मुर्गी अंडे लेने थोड़ी गए मैं भाई 500 रुपए की लेके आ गए। नहीं भाई, ऑडिट हो रहा है ये। ठीक है जी, ये 10 बंदों की टीम है। सपोज करें 5 जूनियर, 4 सेमी सीनियर और 1 सीनियर। वो सीनियर कौन होगा? आवाज नहीं आ रही। कौन होगा वो? कहो जॉब इंचार्ज। ये वो बंदा है जॉब इंचार्ज। इज द पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम। ग्राउंड पर कप्तान कौन है? सपोज करेंगे साजिद साहब है। SK शक्ति कपूर नहीं, शायद कपाड़िया। इसका मतलब है साजिद साहब जो है वो ग्राउंड पर कौन है? हर मसला किसके पास जाएगा? हर फंडा किसके पास जाएगा? टीम में मसाइल किसके पास जाएंगे? क्लाइंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, किसके पास जाएंगे? सारी बल्ली किसकी है? क्लाइंट की हद तक। उसके ऊपर कितने लोग हैं? सपोज करें एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4, 10 और 4 कितने हो गए? इसका मतलब है टोटल पीएसओ की टीम में कितने लोग हैं? फील्ड में कितने लोग हैं? और बाकी बैक ऑफिस में कितने लोग हैं? ठीक है जी। अब मैं रेड पेन यूज करूंगी। सब ना बेसिक पता होना चाहिए। आगे जाके जब हम पेपर देखेंगे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक टॉपिक है, ऑडिट रिस्क है, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स है, कोड ऑफ एथिक्स है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। लेकिन उन सबके पीछे पसे पड़ता बेसिक्स है। बेसिक नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे F9 पढ़ लें, SBR पढ़ लें, SBL पढ़ लें, बेसिक्स। शुरू के 8-10 घंटे टीचर को बनानी है बेसिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सर जूनियर के काम को रिव्यू करता है, आवाज नहीं आ रही। जूनियर के काम को रिव्यू करता है, सेमी के काम को रिव्यू करता है, और सीनियर पूरी टीम के काम को, जो कि सीनियर कौन है?
जॉब इंचार्ज। जॉब इंचार्ज के काम को रिव्यू कौन कर रहा है? उसके काम को रिव्यू कौन कर रहा है? इसके काम को रिव्यू कौन कर रहा है? और इस पूरे ऑडिट का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ऑडिट पार्टनर वो बंदा है जो अल्टीमेटली रिपोर्ट पर साइन कर रहा है। नीचे टीम में आप 15 बंदे बिठा दें, आप अल्टीमेटली केएनएस की बल्ली किसके सर पे आएगी? मेरे सर पे आएगी। सर वो आपने रिफंड नहीं किया, सर वो आपने फला कर दिया, सर वो फला टीचर ठीक नहीं आपका, सर एडमिन ने बदतमीजी की है। नीचे में लाख बंदे बिठा दूं, लेकिन जिम्मेदार कौन है जी? कप्तान साहब, सर आपका कॉलेज है। तो इसी तरह ऑडिट पार्टनर वो बंदा है जो इस पूरे ऑडिट का जिम्मेदार है। आवाज नहीं आ रही? उस ऑडिट का देखें, दो चीजें, या तो आप अपनी कंफर्ट जोन में हाथ बांध के आराम से चुपचाप गूंगे की तरह बैठे रहे आप, ये आपकी मर्जी है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप पार्टिसिपेट करें, आप बातचीत करें। यहां फर्क है एसीजे क्वालिफाइड बंदे में और एमबीए क्वालिफाइड बंदे में। मादरत माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये लेक्चर में चीजें आएंगी आपको सुननी पड़ेंगी। उस बंदे की पर्सनालिटी है, टेक्निकली वो हल्का होगा, लेकिन उसने पूरे सेमेस्टर में 50 बार स्टेज पर आके बात की होगी। और अगर मैं आप में से किसी को बुला लूं तो आप वहां बैठ के यस सर नहीं बोल पा रहे हैं, तो यहां आके आप कैसे बात करेंगे? फिर आप जिंदगी में इंटरव्यू कैसे देंगे? फिर आप ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे? फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10 बंदों को फेस कैसे करेंगे? ये ना आपको पर मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर निकले। मैं भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता हूं। 8:15 बजे जिम पर जाना और फिर 9 बजे कैंपस में आना, कहीं से भी कंफर्ट जोन नहीं है। समझ आ रही बात? ये बैच में ना पढ़ा था, लेकिन मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूं। तो यूं बैठना इस कंफर्ट जोन और यूं एक्टिव होकर सर की बात का जवाब देना इज आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जिंदगी में कामयाब होना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा भाईजान, थोड़ा सा बाहर निकले, ठीक है जी। अच्छा, एक बात नोट कर लेंगे आप, सर हो सकता है, मैंने बताया था पिछले सेशन के अंदर, मैंने ऐसी जॉब भी की है अपनी आर्टिकल्स में ईवाई के अंदर, जहां डायरेक्ट मैं जॉब इंचार्ज होके इनको रिपोर्ट कर रहा था। मैंने ऐसी जॉब भी की है जहां मैं डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहा हूं? पार्टनर को। भाई इतने बंदे अफोर्ड ही नहीं हो सकते। जितने बंदे टीम में ऐड करोगे, टीम की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? ऑडिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? आपका घर बन रहा है, 4 मजदूर लगे, आपने कहा भाई मजदूर बढ़ाओ, बोला सर जैसा आप कहें। वो ठेकेदार ने 15 बंदे लगा दिए, बोला सर लाख रुपए हो गए। ओ भाई कल तो 50 थे भाई, 6 बंदे लगाए ना, और उनकी दिहाड़ी नहीं लगाओगे? तो जितने बंदे ऐड होते जाएंगे उनकी दिहाड़ी टी आपकी जो कॉस्ट है ऑडिट की, जो आप क्लाइंट को बिल करेंगे उसमें ऐड। पहले आप चार्ज कर रहे थे 50 लाख, अब आप कर रहे हैं 60 लाख रुपए। इसका मतलब है कुछ जॉब्स में वी कैन नॉट अफोर्ड ऑल ऑफ दीज पीपल। एक ऐसी जॉब है जहां पे कोई जूनियर ही नहीं है, ठीक है जी, हो सकता है 2 सेमी सीनियर है, एक जॉब इंचार्ज है, डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं पार्टनर को। एक ऐसी जॉब है जहां डायरेक्ट जॉब इंचार्ज है, ऊपर सीनियर मैनेजर है और एक पार्टनर है। सर तो फिर ये आप क्यों बता रहे हैं? ये बताता हूं, नॉर्मली ऐसा होता है। एक होता है नॉर्मली, सर पहले हम जो है ना वो खाते हैं एपेटाइजर दावत में, सूप वगैरह आता है, कहीं प्रॉन्स आते हैं, डिपेंड करता है किस दावत में गए आप। कोई बड़ा आदमी है तो प्रॉन्स आएंगे, प्रॉन टेम्पुरा, ठीक है जी। फिर आप जो है ना पहले कोरमा खाएंगे, मैं प्रोसीजर बता रहा हूं। फिर आप चावल पर अटैक करेंगे, फिर एंड में बारबेक्यू आएगा। अब मीठे में 2 आइटम है, एक लबे शीरीन है, गाजर का हलवा है, और जो है ना वो गुलाब जामुन है। मेमन की कोशिश किया, तीनों मैंने कवर करना है, मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एक ही प्लेट में जो है ना वो लबे शीरी भी है, उसी में हलवा मिक्स हो रहा है, और उसी में गुलाब जामुन तनहा अकेले ऐसे लेटे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने कहा नहीं यार मेरा तो पहले मीठा खाने का मूड हो रहा है, अब लोग बिरयानी ले रहे हैं, आप लबे शीरीन खा रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है आपने नॉर्म क्या किया? ब्रेक कर दिया, आपने मिथ तोड़ दिया। आप पहले डेजर्ट पर अटैक कर रहे हैं, क्यों? अभी मैं कोई अटैक नहीं कर रहा, सब कुछ मौजूद है, क्योंकि थोड़ी देर में पूरा काफिला बिरयानी छोड़ के गाजर के हलवे पर हमला करने वाला है, और ऊपर अखरोट की लेयर है, वो 10 मिनट तक कायम रहेगी। उसके बाद अखरोट गायब होंगे, एक ही साहब लेके जाएंगे इंशाल्लाह। वो खोया और अखरोट बहुत चंद खुश नसीबों के हाथ में आता है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं अटैक, ठीक है जी। इसी तरह यहां भी नॉर्म जो है ना आप तोड़ सकते हैं। ये है नॉर्मल, यूं है हायरकी, लेकिन हायरकी आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है स्टूडेंट ऑफ एफिड यार ये हायरकी होती है, और इस तरह आप फॉर्म में ग्रो करते हैं, ठीक है जी। एक बात तो ये हो गई। अब आप निकालें अपना रजिस्टर, शाबाश। तो मैं कुछ बातें आपको लिखूं हजरात, ये आपको आई होप के समझ आएगा। ये हमने दोबारा रिकैप किया ऑडिट फर्म की हायरकी। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सबसे पहले लिखें अपने पास जॉब इंचार्ज। ये जॉब इंचार्ज कौन होता है जी? लिखें जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन। ये सारी चीजें आप रजिस्टर में नोट करेंगे, जो भी आप जहां नोट कर रहे हैं। जो बच्चे LMS पे देखेंगे बट आप भी नोट करेंगे, शाबाश। आई होप आप भी
पार्टिसिपेट करेंगे। जॉब इंचार्ज इज अ पर्सन हु इज द कैप्टन ऑफ द ऑडिट टीम। Job in charge is a person who is a captain of the audit team at the audit line. Job in charge is a person who is the captain of the audit team at the audit line and is responsible 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 for all the procedures to be performed and is responsible for all the procedures to be performed at the audit line and is responsible for all the procedures to be performed at the audit line and is responsible for all the procedures to be performed at the audit line. Full stop. He ensures, अब एक ऑडिट का जार्गन लिखवा रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिएगा। He ensures, ENSURES, he ensures sufficient, that लगा दे, he ensures that कर दें, he ensures that sufficient appropriate audit evidence is obtained, he ensures that sufficient and appropriate audit evidence is obtained. He ensures that sufficient and appropriate audit evidence is obtained to enable the audit firm to express an independent audit opinion on the financial statements of the audit line. Financial statement को शॉर्टकट में FS लिख दो, ठीक है जी। To enable the audit firm to express an independent audit opinion on the financial statements of the audit client. समझ आया कुछ जी? एक साहब जरा माइक कैरी कर लें ताकि वो रिपीट कर लिया करें। साकिब आप पढ़ा था लास्ट टाइम जी, जरा माइक यहां तक पहुंचा देंगे जी भाई, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालें अपने पास, शाबाश। आज हम थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि हमने काफी सारी बातें सीख ली हैं, तो आज हम थोड़ा सा जो है ना वो जी, जज़ाकल्लाह, ठीक है, अभी होल्ड करो अपने पास। नेक्स्ट हेडिंग डालें, लिखें कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम। ये ऑडिट टीम कैसे कंपोजिशन में आती है, ये ऑडिट टीम कैसे बनती है, ऑडिट टीम में कितने बंदे होते हैं भाई सवाल है। सर 10 बंदे क्यों है, 5 क्यों नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर वो जो आपने PSO के एग्जांपल दिए, सर 20 बंदे क्यों नहीं थे, 15 क्यों थे? एक ऐसी जॉब मैंने की जहां 4 बंदे हैं, एक ऐसी जॉब थी जहां मैं अकेला था। सर तो ये कैसे होता है? लिखें, हेडिंग डालें कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट टीम। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन ऑडिट टीम वेरीज फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट। बात ही खत्म हो गई। द नंबर ऑफ मेंबर्स in an audit team varies from client to client. The number of members in an audit team varies from client to client. बात खत्म हो गई। That is, the team could be having maybe 5 or 10 members. That is, the team could be having maybe 5 or maybe 10 members, depending on the following. That is, the team could be having 5 or maybe 10 members, depending on the following. अब नीचे 2 बातें लिखो। नंबर 1, रिस्क एट द ऑडिट लाइन। रिस्क आगे जाके समझाऊंगा, आज से 315 में रिस्क क्या होता है ये। नंबर 1, रिस्क एट द ऑडिट लाइन, वजाहत भी करता हूं उसकी। Risk at the audit line. Number 2, operation/volume of client's business. Number 1, risk at the audit line, and number 2 is operation/volume of client's
बिजनेस। जितना क्लाइंट का वॉल्यूम बड़ा होगा उतनी टीम भी ज्यादा होगी। अब आप जा रहे हैं पीएसओ तो बात कुछ और है भाई, पूरे पाकिस्तान का वो एक जना वो समझे कि इट्स अ नेशनल फ्लैग कैरियर जस्ट लाइक पीआईए। अब आप ऑडिट कर रहे हैं पीआईए का तो बात कुछ और है, आप ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का तो बात कुछ और है, आप ऑडिट कर रहे हैं दो ऐसी छोटी कंपनीज का जिनका एक दफ्तर छोटा सा लेकिन प्राइवेट लिमिटेड है, और वहां हो सकता है ऑडिट 10 दिन में करके आ जाए, 2 बंदे भेज दिए आपने। आप जा रहे हैं सीमेंस तो बात कुछ और है, आप जा रहे हैं टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड तो बात कुछ और है, आप जा रहे हैं पाकिस्तान स्टील तो बात कुछ और है, आप ऑडिट कर रहे हैं किसी छोटी सीडिया कंपनी का। इसका मतलब है क्लाइंट के ऑपरेशंस जितने ज्यादा होंगे टीम क्या होगी, जवाब दे दें। और जितना क्लाइंट छोटा होगा उसकी ऑपरेशन कम होगा, टीम क्या होगी, छोटी जाएगी। अच्छा अब सर आपने रिस्क लिखवाया, अगर मुझे कहीं रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 नंबरी होगी तो हमारा रिस्क बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, तो जितना रिस्क ज्यादा होगा उतने बंदे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है जी। अच्छा आगे लिखें, एक और हेडिंग डालें, शाबाश। हु डिसाइड्स द टीम कॉम्पोजिशन, ये टीम डिसाइड कौन करता है, हु डिसाइड्स Who decides the team composition? या यूं भी लिख सकते हैं who decides the audit team, बेहतर है कि लिखें who decides the team composition। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, ये ऑडिट टीम में जूनियर कितने, ये कितने, जॉब इंचार्ज कौन होगा, ये काम करो फला बंदे को छोड़कर फला बंदे को ले लो, एक काम करो उसको छोड़ो उसको टीम में ले लो, ये फैसले किसको करने चाहिए। ठीक है लिखें, the composition of the team is mutually decided the composition of the team is mutually decided by the job in charge the composition of the team is mutually decided by the job in charge and the manager the composition of the team is mutually decided by the job in charge and the manager however, क्या कहा आगे, however। जब भी ऑडिट की दुनिया में है ना however, इसका मतलब है कहानी चेंज हो रही है या कुछ और बात भी होने वाली है या मैं कुछ ऐड कर रहा हूं उसके अंदर। however the audit partner may also provide input, obvious सी बात है भाई, वो पार्टनर है, वो कह रहा है ये बंदा नहीं ये बंदा लेके जाओ। However, the audit partner may also provide input. However, the audit partner may also provide input / feedback on the team composition. मैं पूरा पैरा रिपीट कर रहा हूं मेरा बच्चा। The composition of the team is mutually decided by the job in charge and the manager. However, the audit partner may also provide input / feedback on the team composition. ठीक हो गई बात। अच्छा अब एक और हेडिंग डालें अपने पास, हेडिंग डालें। ये सब मैं आपको डॉक्यूमेंट क्यों कर रहा हूं, मैं आपसे कहता आप खुद से कर लें। आप खुद से करते या तो करते या नहीं करते, करते तो 2 बातें होती, या तो ठीक लिखते या नहीं लिखते, ठीक नहीं लिखते तो मसला हो जाता। ठीक है, तो मैं खुद लिखवा रहा हूं ताकि घर जाकर आप इसको पढ़ सकें एक बार। लिखें ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम, ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम, ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम, ऑडिट प्रोसेस विद इन दी ऑडिट टीम। वो जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ना, इसके काम को ये चेक करता है, इसके काम को ये चेक करता है, मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, लिखें विद इन दी ऑडिट टीम, विद इन दी ऑडिट टीम द वर्क ऑफ ऑडिट जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर। Within the audit team, the work of audit junior is reviewed by semi-senior. The work of audit junior is reviewed by semi-senior, comma. The work of semi-senior is reviewed by senior. The work of semi-senior is reviewed by senior. The work of semi-senior is reviewed, the work of, the work of semi-senior is reviewed by senior. ब्रैकेट में लिखो who may be the job in charge. आइडियली सवाल कर रहा हूं आपसे, आइडियली जॉब इंचार्ज कौन होना चाहिए, सेमाई या सीनियर? सीनियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पे भी मैं आपको देता हूं क्लैरिफिकेशन।
रिपीट कर रहा हूं पूरा पैराग्राफ, जरा सुनेंगे। विद इन द ऑडिट टीम द वर्क ऑफ ऑडिट जूनियर इज रिव्यूड बाय सेमी सीनियर, कॉमा द वर्क ऑफ सेमी सीनियर इज रिव्यूड बाय सीनियर, ब्रैकेट में क्या लिखा, हु मे बी द जॉब इंचार्ज, एंड द वर्क ऑफ सीनियर, लिखो आगे, एंड द वर्क ऑफ सीनियर, इन द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय असिस्टेंट मैनेजर स्लैश मैनेजर स्लैश सीनियर मैनेजर। ये मैंने स्लैश क्यों करवा बताता हूं। इन द वर्क ऑफ सीनियर इज रिव्यूड बाय मैनेजर स्लैश असिस्टेंट मैनेजर स्लैश सीनियर मैनेजर, whose work will ultimately be reviewed by, whose work, इसका काम, whose work will be ultimately reviewed by the audit partner, whose work will be ultimately reviewed by the audit partner, साथ हो ना मेरे, whose work is ultimately reviewed by the audit partner, who is responsible for signing the audit report, who is responsible for signing the audit report, who is responsible for signing the audit report, who is responsible for signing the audit report। सर आपने ये क्यों कहा मैनेजर स्लैश एएम स्लैश सीनियर मैनेजर, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तीनों हो और हो सकता है कोई एक हो। भाई जॉब इंचार्ज से कहा भाई ये लोग नहीं है, तुम डायरेक्ट इसको रिव्यू कराओ और फिर ये मुझे रिव्यू करा देगा। किसी जॉब पर ना ये है ना ये है, डायरेक्ट सीनियर मैनेजर है। अभी मैंने बताया आपको, डिपेंड करता है कि उस ऑडिट की आपके पास बजट कितना है, डिपेंड करता है काम का प्रेशर कितना है। तो हो सकता है कि जॉब इंचार्ज डायरेक्ट इसको रिव्यू कराए और ये डायरेक्ट पार्टनर को रिव्यू करा दे। तो मैंने कहा एएम स्लैश मैनेजर स्लैश सीनियर मैनेजर। जरा बासित भाई जरा इसको पढ़ देंगे एक बार माइक पे जी। हजरात क्रॉस चेक करेंगे पूरी क्लास जी। ये आखिरी वाले को दोबारा पढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसेस विद इन द ऑडिट टीम जी, स्टार्ट। Within the audit work, within the audit, the work of audit. विद इन द ऑडिट टीम, जुमला है विद इन द ऑडिट टीम जी। Within the audit team, the work of audit junior is reviewed by semi-senior. ठीक है, The work of semi-senior is reviewed by senior. ठीक है, The job in charge. And the work of senior is reviewed by assistant manager slash manager slash senior manager, whose work will ultimately be reviewed by the audit partner, who is responsible for signing the audit report. आया समझ कुछ? ठीक है जी। अच्छा अब मैं एक और ऑडिट का जार्गन आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है? सुनिएगा जरा, इंटरेस्टिंग बात है। मेरा एक दोस्त है, वो ऑडिट फर्म में होता है, उसको तकरीबन ऑडिट फर्म में लेट से 6 महीने हो गए हैं और तुमने उसको फोन किया ऐसी खैर खैरियत के लिए। उसका नाम है आबिद। मैंने कहा और बता आबिद क्या चल रहा है ब्रो, क्या आजकल कहाँ है? कह रहा है यार आजकल बस मैं ईवाई में हूं यार। आजकल कहाँ है तू? यार आजकल मैं पीएसओ पर ऑडिट कर रहा हूं। आजकल कहाँ है तू? यार मैं आजकल पीएसओ पर पोस्टेड। आजकल तू कहाँ है? यार आजकल मैं पीएसओ के ऑडिट एंगेजमेंट पर हूं। आजकल तू कहाँ है? यार आजकल मैं पीएसओ के ऑडिट असाइनमेंट पर। आजकल तू कहाँ है? यार आजकल मैं पीएसओ को ऑडिट एश्योरेंस पर। आजकल तू कहाँ है? उसने गाली बक दी। कह रहा है यार 10 मिनट से बकवास कर रहा हूं, कहाँ कर रहा है कवे की तरह। आखिरी बार मैंने फिर पूछा आज स्लो मोशन में, आबिद आजकल तू कहाँ है? आबिद ने कहा आजकल मैं पीएसओ के ऑडिट एंगेजमेंट पर हूं। लफ्ज पे गौर किया आपने? क्या कहा मैंने? ऑडिट एंगेजमेंट जी। एंगेजमेंट तो पता ही है आपको, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, एंड में आपका ड्रीम ही यही है भाई। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा आबिद आजकल तुम किसके साथ एंगेज्ड हो? कह रहा आजकल मैं पीएसओ के ऑडिट के साथ एंगेज्ड हूं, क्योंकि पीएसओ की जो ऑडिट की जॉब है वो ऑडिट फर्म के लिए एक एंगेजमेंट है। ये बताओ आजकल तुम पीएसओ के अलावा और कहां हो? कह रहे मेरे सेक्शन के अंदर जहां मैं ईवाई में हूं 4 क्लाइंट्स हैं। सपोज करें एक क्लाइंट है पीएसओ, एक क्लाइंट है पीआईए, एक क्लाइंट है पाकिस्तान से, सारा नाम मैंने पसंद किए पी से, और एक क्लाइंट है पीपीएल। ये सारी ईवाई की ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं और हर एंगेजमेंट एक अलग एंगेजमेंट है। भाई तू कहां आजकल है? सर मैं आजकल पीआईए पर एंगेजमेंट पर हूं। भाई आप आजकल कहां हैं? सर मैं पीपीएल के ऑडिट एंगेजमेंट पर हूं। भाई साकिब आप आजकल आप कहां हैं? सर मैं जो है वो पीआईए के एंगेजमेंट पर हूं। बात समझ आ रही है? मेरे वर्ड्स पकड़ रहे हैं आप? मैं आपको जार्गन्स का ना छिड़काव कर रहा हूं सब।
इसका मतलब है कि तमाम जो सेपरेट ऑडिट चल रहे हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट्स। इसका मतलब है आजकल ये जो 10 बंदों की टीम है, ये कहां एंगेज्ड है? पीएसओ पर। इसका मतलब है जो 10 बंदों की टीम हमने भेजी है, क्या मैं इसको एक और नाम से पुकार सकता हूं? क्या साबुन स्लो है आप लोगों का, माइंड नहीं कीजिएगा। मुझे लगा चेहरे से कि बहुत ही फुर्तीला बैच आ गया, लेकिन मादरत के साथ बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, अल्लाह माफ करे। जैसे नहीं बकरा काटने के बाद पड़ा होता है, अल्लाह माफ करे, जमीन पर। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये एक एंगेजमेंट है, तो जो 10 बंदों की टीम जा रही है, उसको मैं किस नाम से पुकार सकता हूं? एंगेजमेंट टीम। थोड़ा सा अकले सलीम पर जोर डालें, इंशाल्लाह जुमला निकलेगा, एंगेजमेंट टीम। अब मैं एक और सवाल करता हूं। सपोज करें जो पीएसओ की जॉब चल रही है, इसका जो पार्टनर है उसका नाम है लेट्स से आबिद, एग्जांपल वही ले लेते हैं, आबिद साहब की। ऑडिट फर्म के अंदर एक पार्टनर को एक जॉब नहीं कर रहा होता, उसके पास मल्टीपल जॉब्स होती हैं। आबिद साहब जो है वो पीआईए भी देख रहे हैं, वो पीएसओ भी देख रहे हैं, वो जनाब पाकिस्तान स्टील भी देख रहे हैं, और वो पीपीएल भी देख रहे हैं। इसका मतलब है वो इन चारों के लिए क्या है? एंगेजमेंट पार्टनर। थोड़ा सा अकल भी जोर तो दें। इसका मतलब है वो आबिद साहब जो है इन चारों जॉब्स के लिए क्या कहलाएंगे? एंगेजमेंट। तो यहां से एक वर्ड हमारी जिंदगी में और आ गया, क्या? एंगेजमेंट। लिखें अपने पास, अपने पास एक जुमला लिखें एंगेजमेंट पार्टनर। आप इंटरेस्ट लेंगे तो मजा आएगा, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो थ्योरी जो है ना जाके लगेगी जोर से ठा करके। एंगेजमेंट पार्टनर, he is the person who is ultimately responsible, he is the person who is ultimately responsible for the entire audit. He is the person who is ultimately responsible for the entire audit, and who is ultimately responsible for signing the audit report. He is the person who is ultimately responsible for the entire audit and is ultimately responsible for signing the audit report. सर थोड़ा सा और अगर क्लियर कर दें, आप बिल्कुल क्लियर करेंगे भाई। बेसिक अच्छी बन गई, आगे जिंदगी आसान। बेसिक में मसला हो गया, आगे मुश्किलात। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी है, हम बेसिक ऐसी बना देंगे कि जिंदगी भर इंशाल्लाह काम आएगा आपको। ठीक है जी, आप आगे इंडस्ट्री में जॉब करें, आप आगे ऑडिट फर्म में जाएंगे, सारी चीजें आपको इंशाल्लाह हेल्प करेंगी। ठीक है जी, चलें एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें अब मैं एक्चुअल में ईवाई का पार्टनर्स के नाम ले लेता हूं, सारे हमारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। एक पार्टनर है अरस्तान खालिद, एक पार्टनर है आरिफ नजीर। ठीक है, मैंने कहा अरस्तान भाई आजकल आप कहाँ हैं? मेरी गुफ्तगू पकड़नी है आपने। देखिए ऑडिट के जार्गन्स हैं, ऑडिट की अपनी भाषा है, ऑडिट की अपनी जबान है। ठीक है जी, जिस तरह नौजवान लड़कों की जबान, और भाई बड़ी क्या चल रहा है। अब अगर दो मेरे अब्बा और मेरे ताया आपस में बात कर रहे हैं, तो इस तरह बात करेंगे, और बड़ी बता क्या चल रहा है व्हाट्सएप ब्रो। ताया ने अब्बा को पकड़ के चम्मा मारना है, वो किस तरह बात कर रहा है। नौजवानों की गुफ्तगू और है, खवातीन की गुफ्तगू और है, जो मेरी तरह 28-29 के उनकी गुफ्तगू और है, जो 40s में है बहुत टाइम में भी उनकी गुफ्तगू और है। तो ऑडिट की गुफ्तगू और है। बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैंने कहा अरस्तान भाई आजकल क्या चल रहा है जिंदगी में? कह रहे यार बस ईवाई में पार्टनर हूं। क्या बात है? मैंने कहा क्या क्या देख रहे हो? कह रहे क्या मतलब क्या क्या देख रहा हूं? मैंने कहा मतलब ये आप नाराज ना हो। मैंने कहा ये बताएं आप कौन कौन सी असाइनमेंट्स आपके पास हैं, कौन कौन से ऑडिट हैं? बोला मेरे पास ए क्लाइंट का ऑडिट है, मेरे पास बी क्लाइंट का ऑडिट है, और मेरे पास सी क्लाइंट का ऑडिट है। मैंने कहा अरे भाई क्या चल रहा है, खैरियत से है? बोला अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार। मैंने कहा भाई आजकल क्या चल रहा है, क्या क्या असाइनमेंट्स हैं आपके पास? कह रहा मेरे पास डी है, और मेरे पास ई है, और मेरे पास एफ है। साकिब मुझसे सवाल करता है सर ये बताएं ये दोनों कौन है? ये दोनों ऑडिट पार्टनर हैं। आहा। फिर मैंने सवाल किया अरस्तान भाई आप आजकल ए के लिए कौन है?
बोला मैं ए और बी और सी के लिए इंगेजमेंट पार्टनर हूं, मैं फर्म में पार्टनर हूं, लेकिन मैं इन तीनों का नहीं, इन तीनों का क्या हूं। और आरिफ भाई आप फर्म में क्या है, मैं फर्म में पार्टनर हूं, लेकिन आप किन क्लाइंट्स के लिए इंगेजमेंट पार्टनर है, डी, ई और एफ के लिए। समझ आया कुछ हजरात? मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, जो समझ आया अब तक, जो कुछ समझ आया उसको अपने जबान में, अपने एग्जाम्पल में, अपने तरीके से नोट कर लें। ये 1 मिनट आपका है, शाबाश, टेक योर टाइम। जी हजरात, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सारा बेसिक कवर करने के बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक हैंडआउट है जिसके फर्स्ट पेज पर मैंने बताया हुआ है कि हमारे ऑडिट के मोटे मोटे एरियाज कौन से हैं, जिसपे हेडिंग डली हुई ब्रॉड कैटेगरीज, उसके सीधे हाथ पे दिया हुआ हमारे पेपर का स्ट्रक्चर क्या बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। 30 नंबर के ओटीज हैं जिसके अंदर 3 सिनेरियो हैं, हर सिनेरियो के 5 सवाल हैं, हर सवाल 2 मार्क्स का है, 5 2 10, एक सिनेरियो, दूसरा, तीसरा, 30 नंबर ये हो गए। फिर एक सवाल 30 नंबर का है, ये कितने होगा, 30 और 30 60, और फिर हमारे पास 20 नंबर के 2 सवाल हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ आपके पास हमारा F8 का पास्ट पेपर एनालिसिस, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद एक स्नैपशॉट दिया हुआ है। सर ये डायग्राम मैं पहले बोर्ड पर बनाता था, मुझे 5 मिनट लगते थे, फिर बच्चे ड्रॉ करते थे, 10 मिनट वो लगाते थे, कितने मिनट लग गए, 15 मैंने बना के दे दिए। तो मैंने 15 मिनट क्या कर लिए, सेव कर लिए। इसके बदले हम आपको 2 पास पेपर एक्स्ट्रा करा देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। जरा पूरी क्लास रिपीट करें। 2 पार्टी हैं ऑडिट में, नॉर्मली 2 पार्टी हैं। आगे जाके बताऊंगा 2 नहीं है 3 है, आगे जाके बताऊंगा 2 नहीं है, अभी कितनी बता रहा हूं, 2। कहो कौन सी पार्टीज, कहो मैनेजमेंट ऑडिटर्स, मैनेजमेंट ऑडिटर्स। अच्छा, जब मैं कोई बात कहूं तो जो बच्चे क्लास में हैं उनको मुझसे आई कांटेक्ट करना है, बिल्कुल शेर की तरह मेरी आंखों में देखें आप। सर ये वाली पार्टी मैनेजमेंट है और ये वाली पार्टी हमारी वाली कौन सी, एक्सटर्नल। जब मैं क्लास में कहूंगा ऑडिटर, क्या कहूंगा, तो हम क्या समझेंगे, एक्सटर्नल के इंटरनल, एक्सटर्नल। जब मैं क्लास में ऑडिटर कहूंगा तो मेरा मतलब क्या है मेरा बच्चा, एक्सटर्नल। जब मैं इंटरनल मुंह से कहूंगा तो फिर क्या समझोगे, इसका मतलब अगर मेरे मुंह से बाय डिफॉल्ट निकल रहा है ऑडिटर ऑडिटर ऑडिटर, ये एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल। कौन, जो बाहर से आ रहे हैं, जिनका कंपनी में कोई स्टेक। सर एक पार्टी ये है और एक पार्टी ये है, दोनों हसीन पार्टी हैं। ये मैनेजमेंट की पार्टी है, ये ऑडिट फर्म वाली पार्टी है। सर आपका काम कुछ और है, हमारा काम कुछ और है। हमारा काम कुछ और है, आपका काम अकाउंट्स बनाएंगे आप। रिपीट करें, अकाउंट्स आप बनाएंगे, अकाउंट्स आप बनाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप लेंगे, इंटरनल कंट्रोल की जिम्मेदार आप हैं। हम ऑडिट करेंगे, हम ऑडिट करेंगे जो आपने ट्रीटमेंट किए हैं उनको सैंपल बेस के ऊपर हम चेक करेंगे। जो आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए, जो आपने मुख्तलिफ रंगों नस्ल के प्रोविजन बनाए, प्रोविजन फॉर लॉ सूट, रिस्ट्रक्चरिंग, वारंटी, डाउटफुल डेट और फलाना, उनको आपने जिस बेस पर बनाया है, जिस अजम्पशन पर बनाया है, उस अजम्पशन को हम वेरीफाई करेंगे। लेकिन याद रहे, अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी हम अकाउंट्स बनाने, अगर हमने अकाउंट्स बना लिए और फिर बाद में हम ही ने कहा कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं होगा। और सारा प्रोफेशन किस पर बेस कर रहा है, दैट वी हैव टू बी, वी शुड बी, वी मस्ट बी व्हाट। बात पिक कर रहे हैं, इतनी जान डाल रहा हूं ताकि दिमाग में जाके घुसे ये। अच्छा सपोज करते हैं जी, ये मैनेजमेंट की पार्टी है और ये हमारी पार्टी है। मैं उस तरफ नहीं आऊंगा और आप इस तरफ नहीं आएंगे। अब एक बंदा यूं खड़ा हो गया, नहीं यूं नहीं खड़ा हो सकते आप, एक पांव यहां एक पांव यहां, ये नहीं हो सकता भाई। या तो इस पार्टी के हो जाओ या इस पार्टी के हो जाओ, क्योंकि अगर पार्टी चेंज कर ली, वो यहां आ गए हम वहां चले गए, तो ऑडिट की जो सारी बुनियादें है ना, जो ऑडिट का प्रीमाइस है वो हिल जाएगा। इसका मतलब है ये बात बड़ी क्लियर कर लें कि जी आपकी जिम्मेदारी कुछ और है, हमारी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को मैंने इस हैंडआउट के अंदर मैंने क्लियर कर दिया है। देखें किस हसीन खूबसूरती के साथ मैंने एक अंडा बनाया हुआ है और अंडे के दरमियान में जो इशारा फैसल निकली हुई है उसमें लिखा हुआ ऑडिट। ठीक है जी, एक तरफ कौन सी पार्टी है पूरी क्लास, एक तरफ कौन सी पार्टी है, उसके सामने कौन सी पार्टी है, दरमियान में क्या चल रहा है, नीचे हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी साकिब भाई, एक तरफ पढ़ लें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और एक तरफ आप पढ़ लें ऑडिटर की जिम्मेदारी। जनाब जी, management responsibilities, running of the company, implementation of internal controls,
preparation of the financial statement. दोबारा पढ़ें Running of the company, जी implementation of internal controls, preparation of financial statement. जी। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? रनिंग ऑफ द कंपनी, पूरी क्लास को रनिंग ऑफ द कंपनी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने मोटी मोटी बातें लिख दी, 50 बातें और होंगी यार। ये मैंने मोटी मोटी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बातें लिख दी हैं जो हम आसानी से रिटेन कर सके। और ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है जी? पूरी क्लास कंडक्टिंग एन ऑडिट, expressing an opinion और गिविंग रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनल कंट्रोल टू मैनेजमेंट। सर ये थर्ड आइटम क्या है? थर्ड आइटम बाद में बताएंगे। अच्छा, अगर आप गौर से ऊपर देखें तो एक्सटर्नल ऑडिटर के सीधा हाथ पर बहुत सारी जुमले लिखे हुए हैं, ये सारे ऑडिट के जार्गन्स हैं। साकिब अगर इनको जरा आराम आराम से जोर से पढ़ लें आप। सर ये ऑडिट के जार्गन्स बता रहा हूं मैं, जो ये ऑडिटर के बराबर में वर्ड्स लिखे हुए, दे आर ऑल दी ऑडिट जार्गन्स। पढ़े शाबाश। पहला जार्गन, Inherent limitations of an audit. इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। बताऊंगा क्या होता है नेक्स्ट। Scope of an audit. स्कोप ऑफ एन ऑडिट, Professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट, Professional skepticism. प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, Level and types of assurance. लेवल एंड टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। और आगे लिखा हुआ देयर ऑल व्हाट, देयर ऑल बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। अब एक काम करें, अपना रेसिप्ट निकालें आप जरा हजरात, और अपने रजिस्टर को ऐसे निकालें कि उल्टा हाथ और सीधा हाथ जो है ना वो आपके पास खाली हो। मैं कुछ बातें यहां लिखवा रहा हूं, कुछ बातें मैं यहां लिखवा रहा हूं, मैं कंपेयर करवा रहा हूं, ठीक है। एक तरफ आप लिखें शाबाश अपने पेज को। हजरात जो बच्चे एलएमएस पे देख रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर ले। अभी मैं इस वक्त दोनों लेफ्ट और राइट पर 3-3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, 3 इधर और 3 इधर। बेसिकली मैं कितने पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको? 6, 3 इधर और 3 इधर। अब सीधा हाथ पे डालें हेडिंग, सीधा हाथ पे डालें हेडिंग, शाबाश लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। 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 ठीक है जी, एक हेडिंग ये हो गई। अब इसके अंदर 3 बातें लिखें आप, फिर हम सामने वाली बात साइड बातें। पहला पॉइंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स विद द ओवरसाइट, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स with the oversight of those charged with governance, TCWG, shorthand में लिख लें TCWG. It is a responsibility of management to prepare the accounts with the oversight of those charged with governance. लिख दें आगे ब्रैकेट में BOD, oversight of those charged with governance, ठीक है जी। ब्रैकेट में लेते हैं BOD, TCWG का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एज पर द, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एज पर द, टू प्रिपेयर द अकाउंट एज पर द, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एज पर द एप्लीकेबल financial reporting framework, to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework, to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework। अब जरा यहाँ 2 मिनट सुनिएगा मेरी बात, मुझे बताएं माशाल्लाह सारे बच्चे F3 पढ़ के आ रहे हैं, पास करके आ रहे हैं, कुछ ने F7 दे दिया होगा, कुछ दे रहे होंगे। क्या हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं? जरा जुमले पे गौर कीजिएगा, IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पूरे पाकिस्तान में पिज्जा हट का जो चिकन टिक्का फ्लेवर है उसका टेस्ट सेम है। अगर आप मैकडोनल्ड जाके उनसे कहें जी मुझे बीफ बर्गर चाहिए, तो जो बीफ बर्गर का टेस्ट एयरपोर्ट वाली ब्रांच पे आ रहा है मैकडोनल्ड्स के, वही टेस्ट जो है ना नावाबाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बनाने का स्टैंडर्ड है वो क्या है? सेम है। आप IAS 16 का ट्रीटमेंट और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, अकाउंट्स का पेड़ा गरक कर दिया आपने। ये नहीं हो सकता। अगर आप हर कंपनी, हर कंट्री अगर अपने हिसाब से अकाउंटिंग करने बैठ गया
तो फिर तो अकाउंट्स कंपेरेबल ही नहीं होंगे, फिर तो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। सीमेंस पाकिस्तान तो चार्ज ऑफ कर रहा है, आप तो कैपिटलाइज कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट तो ट्रिलियंस में आ रही है, आपकी जो है ना वो बिलियंस में आ रही है, ये तो अकाउंट्स का तो पकौड़ा बन जाएगा। नहीं, अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड, तभी तो कंपनीज कंपेरेबल होंगी आपस में। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडस मोटर को भी देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं होंडा, और मैं देख रहा हूं किया मोटर्स को। उन तीनों के अकाउंट्स कंपेरेबल हैं, क्योंकि जो आप बनाने के स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो सेम है। क्या हमारे पाकिस्तान में हमारे अपने कोई लोकल स्टैंडर्ड है? नहीं। क्या हमारा यूके और यूएस की तरह जहां आईएफआरएस ऑलमोस्ट आ चुका है, वहां आ रहा है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? क्या पाकिस्तान का अपना कोई गैप है? नहीं, यही तो बहुत बड़ा गैप है। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम और इतने अहम मसलों में डिस्कशन कर रहे होते टीवी के ऊपर कि वी डोंट हैव टाइम टू मेक गैप। चूंकि हमारा कोई गैप नहीं है, लिहाजा हम पाकिस्तान में किसको फॉलो, हम किसके मानने वाले हैं अल्लाह के बाद? हम मानने वाले हैं आईएफआरएस के। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल कर ले, साकिब भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में अकाउंट्स बनाने का रेलेवेंट फ्रेमवर्क क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये हमारा रेलेवेंट फ्रेमवर्क और हम इसके मानने वाले हैं। अल्लाह रसूल के बाद हम इसके मानने वाले हैं भाई। तो मैं पॉइंट दोबारा पढ़ देता हूं। F7 भी पास है, आज तक ये समझ नहीं आएगा आईएफआरएस है क्या और इसका नाम आईएफआरएस क्यों है। हमने आज इस राज से पर्दा उठा दिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ताकि हर कंपनी का ट्रीटमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो, वो सेम टू सेम हो। टू प्रिपेयर द अकाउंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल आईएफआरएस एंड आईएस। टू प्रिपेयर द अकाउंट, जुमला पूरा कर लें, टू प्रिपेयर द अकाउंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जांपल, पॉइंट नंबर 2 ही चल रहा है, एग्जांपल आईएफआरएस एंड आईएस, आईएएस। अभी बताऊंगा, एक आईएस है और एक आईजा है। ये आईजा पड़ा हुआ नीले रंग का, ये आईजा है, ये है हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, हम इसके मानने वाले भी हैं। वो आईएफआरएस है, वो आईएस है, ये आईजा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है जी, बात करेंगे जी। थर्ड पॉइंट, अच्छा लिखें, थर्ड पॉइंट यू लिखें, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। थर्ड पॉइंट यू लिखें, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरियस प्रोविजंस, management is responsible for making various provisions, management is responsible for making various provisions based on its estimates and judgments, management is responsible for making various provisions based on its estimates and judgments, based on its estimates and judgment, based on its estimates and judgment। ठीक हो गई जरा हजरत, ये मैंने आपको 3 बातें किस पार्टी में लिखवाई हैं। अब आप जरा सीधे हाथ पे आ जाएंगे, उल्टा हाथ पे, जो भी आपका हाथ बन रहा है। अब वहां पर क्या लिखना है, वहां पे लिखे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अभी हमने क्या कवर किया, अभी हमने क्या कवर किया, मैनेजमेंट। अब हम क्या कवर कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी लिखवाने जा रहा हूं मैं जी, लिखे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। अब यहां 3 बातें लिखवाऊंगा भाई, फिर आप कंपेयर कीजिएगा जरा। पहली बात, it is the responsibility of external auditor, it is the responsibility of external auditor, it is the responsibility of external auditor, it is the responsibility of external auditor to conduct an independent examination, it is the responsibility of external auditor to conduct an independent examination of financial statements made by the management. It is the responsibility of external auditor to conduct an independent examination, to conduct an independent examination of financial statements made by the management, जिसका जिक्र लेक्चर नंबर 1 में भी दिया था मैंने कि अकाउंट्स बनाने वाली पार्टी कौन सी है। रिपीट करो, आगे बढ़ जाऊं। नंबर 2, it is the responsibility of external auditor, it is the responsibility of external auditor to conduct an audit, to conduct an audit
It is the responsibility of external auditor to conduct an audit and to ensure that accounting treatments are made in accordance with the and to ensure that accounting treatments are made in accordance with the applicable financial reporting framework, जिसका जिक्र कुछ देर पहले हुआ है. पूरा पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं. It is the responsibility of external auditor to conduct an audit and to ensure that accounting treatments are made in accordance with the applicable financial reporting framework. And ensure accounting treatments are made in accordance with the applicable financial reporting framework. In Pakistan, the applicable framework is IFRS and IAS. ठीक हो गया? अच्छा, इस पॉइंट के आगे ना एक बात लिख लें फॉर क्लेरिफिकेशन. अब यहां से पढ़ के लग रहा है अच्छा हम तमाम ट्रीटमेंट चेक कर रहे हैं. नहीं, हम तमाम ट्रीटमेंट चेक नहीं करते. ऑडिट इज डन ऑन अ सैंपल बेसिस. तो इसके आगे ना एक जुमला ऐड कर लें, फिर आगे मजीद तफसील आएगी. इसी जहां ये पॉइंट खत्म हो रहा है ना, आगे ब्रैकेट ओपन करो, लिखो प्लीज रिमेंबर. आगे लिखो प्लीज रिमेंबर that audit is done on sample basis. Please remember that audit is done on sample basis. Please remember that audit is done on sample basis. अब लिखे पॉइंट नंबर 3. External auditor is responsible for evaluating. External auditor is responsible for evaluating and assessing the judgments made by the audit line External auditor is responsible for evaluating and assessing the judgments made by the audit line and to ensure that all judgments, once again all का मतलब है वही sample base के ऊपर, and to ensure that all judgments and estimates are reasonably and fairly stated in the financial statements. मैं पूरा पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं. External auditor is responsible for evaluating and assessing the judgments made by the audit line and to ensure that all judgments and estimates are reasonably and fairly stated in the financial statement. जी हजरात, 3 पॉइंट लिखवाए किसके अंदर? मैनेजमेंट के अंदर. और 3 पॉइंट किसके अंदर लिखवाए? ऑर्डर के अंदर. तीनों पॉइंट्स को दोबारा पढ़ें एंड विल मूव फॉरवर्ड. जरा दोबारा पढ़ लें जी, एक बार माइक पे जरा पढ़ लें. Responsibility of management and those charged with governance. It is the responsibility of management to prepare the accounts with the oversight of those charged with governance, board of directors, to prepare the accounts as per the applicable financial reporting framework, for example, IFRS and IAS. Management is responsible for making various provisions based on its estimates and judgments. Responsibilities of external auditors. It is a responsibility of an external auditor to conduct an independent examination of financial statements made by the management. It is a responsibility of an external auditor to conduct an audit and to ensure that accounting treatment are made in accordance with the applicable financial reporting framework. Please remember that audit is done on sample basis. External auditor is responsible for evaluating and assessing the judgment made by the audit line and to ensure that
all judgments and estimates are reasonably and fairly stated in the financial statement. जी एक बार खुद से पढ़ लें, शाबाश जी। अब आगे चलते हैं और अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं दो डायग्राम बने हुए हैं। एक पे सिंपल मैंने ऑडिट लिखा हुआ है, ठीक है सर। बहुत सारी आपने बेसिक बातें कर दी, आपने ऑडिट टीम की हायरार्की बता दी, कुछ अपने जार्गन्स भी देखे जिनको हम आगे जाकर तफसील में समझेंगे। सर मैं फिर सवाल करता हूं, ये ऑडिट होता क्या है? ये ऑडिट होता क्या है? तो मैं कह रहा हूं ऑडिट में 4 चीजें हैं। मैं ऑडिट को आसान कर रहा हूं। ऑडिट में कितनी चीजें? 1 2 3 और 4। आप पूरी तरह से रिपीट करें। हम क्लाइंट पर ऑडिट करने गए, जो हमने क्लाइंट पर जाकर किया वो एक चीज है, जो क्लाइंट पर देखा वो एक चीज है, जो मिला वो एक और चीज है, और जो एंड में देंगे वो एक और चीज है। सर क्या बातें कर रहे हैं, क्या देखा, क्या दे रहे हैं, हो चल क्या रहा है? अल्लाह माफ करे, सबर बता रहा हूं। जो क्लाइंट पर जाके किया वो प्रोसीजर, जो जाकर देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। पूरा सब्जेक्ट इस पर बेस कर रहा है। ये हमने बनाया हुआ, हमारा बनाया हुआ शॉर्टकट है ये। रिपीट, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो है ऑडिट रिपोर्ट। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं भाई मैं ऑडिट कर रहा हूं मिसाल के तौर पे इंग्लिश बिस्किट्स का। हम सब बिस्किट खाते हैं भाई, कोई मुन्ना बिस्किट खाता है, कोई टाइगर बिस्किट खाता है, डिपेंड करता है उसकी सोच क्या चल रही है, वो किस मकसद से बिस्किट खा रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप और मैं इंग्लिश बिस्किट का ऑडिट कर रहे हैं और हम वेरीफाई कर रहे हैं उनका क्लोजिंग स्टॉक, उनकी इन्वेंट्री क्या है। गाड़ी बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, तो उनकी इन्वेंट्री में क्या है, उनके फिनिश गुड में क्या होगा, वो जो इंग्लिश बिस्किट्स हैं भाई। अब हम जाकर जो बिस्किट के कार्टन है उनकी गिनती कर रहे हैं। हम जाकर एज एन ऑडिट प्रोसीजर हम क्लोजिंग स्टॉक को जाकर वेरीफाई करते हैं। अब मैं और आप जाके इन्वेंट्री के डब्बे गिन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैं और तुम क्या कर रहे हैं? इट्स अ प्रोसीजर। ये जो काउंटिंग कर रहे हैं इट्स अ व्हाट? जो मैं और आप जाकर काउंटिंग कर रहे हैं इट्स अ व्हाट? इट्स अ प्रोसीजर। वो जो बिस्किट के डब्बे हैं वो क्या है? वो सपोर्ट है। डब्बों को देखकर क्या मिल रहा है? एविडेंस के, हाँ भाई आपके पास फिनिश गुड्स मौजूद हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, हम वेरीफाई कर रहे हैं इंग्लिश बिस्किट की सेल्स। आपने कई कस्टमर्स को माल बेचा है। जब आपने माल बेचा होगा तो आपको परचेज ऑर्डर मिला होगा, फिर आपने सेल्स ऑर्डर इशू किया होगा, फिर आपने माल फैक्ट्री से डिस्पैच किया होगा, तो कोई गेट पास वगैरह बना होगा, कस्टमर से कोई एग्रीमेंट किया होगा। क्या तुम इन कागजात को वेरीफाई कर सकते हो? जवाब दें। क्या मैं वो डॉक्यूमेंट देख सकता हूं? तो डॉक्यूमेंट का देखना इज व्हाट? डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या है? डॉक्यूमेंट को देख के क्या मिला? पिक कर रहे हो? कंपनी ने साल के दरमियान एसेट परचेज किए जो ईयर एंड पर मौजूद है, ठीक है। हम और आप जाकर एसेट्स को वेरीफाई करें, 2 तरीके हमारे पास हैं। एक तो हम जाकर एसेट को फिजिकल वेरीफाई कर लें, एक हम जाकर एसिड को फिजिकल वेरीफाई करें। मैं एसिड गिन रहा हूं 1 2 3 4, एक एसिड वो रहा, एक एसिड वो रहा, एक एसिड वो रहा, एक एसिड वो रहा, ठीक है। प्लस जो आपने एसिड परचेज किए हैं, जरा हमें इसकी इनवॉइस भी दिखा दें। अब मैं सप्लायर की इनवॉइस देख रहा हूं, फिर आपने एसिड की पेमेंट की है, उसका वाउचर भी बन रहा है, फिर उसका चेक भी बना होगा। तो वो जो एसिड का देखना या कागज का देखना इज व्हाट? वो कागज इटसेल्फ क्या है? वो फिक्स्ड एसिड इटसेल्फ क्या है? इन सबको देख के क्या मिल रहा है? जब एक ऑडिटर सैंपल बेस के ऊपर पीएनएल बैलेंस शीट को वेरीफाई कर लेगा, जब वो एविडेंस ले लेगा, तो वो इस पोजीशन में होगा कि वो एक रिपोर्ट के ऊपर शेयर होल्डर से ये कहेगा हमने प्रोसीजर किए, हमने ऑडिट किया और हम ये कह रहे हैं दैट अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। को समझ आया? रिपीट कर, ऑडिट में 4 चीजें। ऑडिट में 4 चीजें, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट। कॉपी करें, शाबाश, कॉपी करें। फिर 1 मिनट में जो समझ आए नोट कर लें, शाबाश, एंड विल मूव फॉरवर्ड। हजरात, मैं इसी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। पूरी क्लास जरा गौर से सुनो, रिपीट भी करें। मैं इन्वेंट्री देख रहा हूं, मैं इन्वेंट्री गिन रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूं, मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूं, मैं एक प्रोसेस को होते हुए देख रहा हूं, मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, और वो जो कागज है, वो जो एसिड है, वो जो इन्वेंट्री है, वो इटसेल्फ क्या है?
जिसको देखकर, जिसके बारे में क्लाइंट से पूछकर, जिसको कैलकुलेट करके हमें क्या मिला, और आखिर में हम क्या दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज साइंड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। बात समझ आ रही है? और ये वो रिपोर्ट है जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन जाती है। लेक्चर नंबर 1 में दिखाया था, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट हम साइन करते हैं वो इस एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन जाती है, और जिसके अकाउंट से पहले अगर हम गौर से देखें तो ये लिखा हुआ जनाब इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है जो मैंने अभी आपसे 4 बातें कही, प्रोसीजर किया, सपोर्टिंग एविडेंस देखा, हमें एविडेंस मिला, रिपीट, प्रोसीजर किया, सपोर्ट देखी, एविडेंस मिला, और आखिर में क्या दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट विच इज साइंड बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर। ये रिपोर्ट किसकी भाई? ये रिपोर्ट है लाहौर ऑफिस की है, केपीएमजी की। द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इज फहद बिन वहीद, जो है रिस्पेक्टिव इस जॉब के क्या है वो, एंगेजमेंट पार्टनर। जो समझा रहा हूं वो दिखा रहा हूं भाई, बात समझ आ रही है? ये जो रिपोर्ट है ये है एज पर लोकल लॉ। बहरहाल आगे मजीद बात करेंगे, ठीक है जी। आते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक मुकम्मल करने के बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑडिट साइकिल। अभी आपके जहन में कई सवाल आते हैं, ऑडिट शुरू कब होता है, ऑडिट दरमियान में क्या कर रहे होते हैं, ये ऑडिट खत्म कब होता है, ये कितने महीने चलता है, ये रिपोर्ट कब साइन होती है, ये एजीएम कब होती है। तो मैं आपके जहन का पूरा फ्लो जरा बना दूं, ऑडिट साइकिल, ठीक है जी। इसको मैं कहता हूं शाराय ऑडिट, जबकि वहां चल रही शाराय फैसल। ये मेरी बनाई हुई रोड है, मेरी मर्जी। ये है शाराय ऑडिट, ठीक है। हम ऑडिट कर रहे हैं जनाब पीएसओ का। अब आपके पास डायग्राम हैंडेड मौजूद है, आप यहां से देख के उसी में इनपुट कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। हम ऑडिट कर रहे हैं पीएसओ का फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020, ठीक हो गई बात। 12 महीने कंपनी काम कर रही है, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज। दिसंबर 31 आ गया, साल खत्म हो गया। अब कंपनी क्या बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी, नोट्स टू दी अकाउंट्स। ये मोटी मोटी बातें कर दी। अब या तो ऑडिट शुरू होगा ईयर एंड के बाद, या ऑडिट शुरू होगा ईयर एंड से पहले, बात हो चुकी है। वो ऑडिट जो ईयर एंड के बाद स्टार्ट होता है वो कहलाता है फाइनल ऑडिट, एंड द ऑडिट दैट स्टार्ट्स बिफोर द बैलेंस शीट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट, ठीक है। तो मैं हल्का सा लिख देता हूं, अगर ऑडिट यहां शुरू हो गया तो ये कहलाएगा इंटरिम ऑडिट, और अगर ऑडिट ईयर एंड के बाद शुरू हो गया तो ये कहलाएगा फाइनल ऑडिट। कहीं ऑडिट ईयर एंड के बाद शुरू होता है और कुछ केसेस में ऑडिट ईयर एंड से पहले शुरू होता है। ये ऑडिट फर्म और क्लाइंट की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, टू बी डिस्कस इन फ्यूचर, ठीक है जी। अब मैं डायग्राम को और थोड़ा क्लियर करूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको बात समझ आ गई आपको। सपोज करें ऑडिट स्टार्ट हुआ जनवरी की 10 तारीख को, हजरात नोट करेंगे जरा, तमाम बच्चे पहले देखें, मेरे कॉपी कीजिएगा। ऑडिट कब स्टार्ट हुआ, ऑडिट कब स्टार्ट हुआ, जनवरी की 10th को। जब हम ऑडिट पे जाते हैं ना तो ऑडिट की 3 स्टेजेस हैं, क्या कहा, कहो 3 स्टेजेस। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। रिपीट करो, ऑडिट की 3 स्टेजेस, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। अच्छा, अब मैं बहुत ही मोटा मोटा लिख रहा हूं, बहुत ही समझो कि तफसील में नहीं जा रहा मैं। सर स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्टार्ट में हम करते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट, स्टार्ट में हम करते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट, और यहीं पर हम करते हैं रिस्क असेसमेंट कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियों के होने का रिस्क ज्यादा है या कम है। तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, रिस्क असेसमेंट। मोटे मोटे जार्गन्स फेंक रहा हूं मैं, 6 बातें और हैं, फेंक दूंगा परेशान हो जाओगे। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ना भाई। सर ड्यूरिंग में क्या होगा, सर ड्यूरिंग में 2 मेन काम होते हैं, एक को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक को हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। जुमला कहो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक लिखा मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक लिखा मैंने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। ऑडिट जहां स्टार्ट हुआ, ऑडिट चला 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 और एंड आ गया। सर ये एंड क्या है,
सर ये वो, रिपीट करो, ये वो स्टेज है, पूरी क्लास ये वो स्टेज है जहां तमाम प्रोसीजर कर लिए, सपोर्टिंग एविडेंस देख लिया और हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया. वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट. इसका मतलब है जब एंड आ जाएगा तो हमने तमाम ऑडिट प्रोसीजर मुकम्मल कर लिए. हमने जो जो सपोर्ट एविडेंस देखना था, जो जो सपोर्टिंग एविडेंस हमें देखना था, वो हमने देख लिया. और अब हम इस पोजीशन में आ गए कि कुछ दिनों बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, कुछ घंटों बाद अब हम रिपोर्ट साइन करने की पोजीशन में आ गए हैं. अच्छा, यहीं पर ना एक बात और बड़ी अहम है. सर ये बताएं ऑडिट चलता कितना है, यानी फॉर हाउ मेनी मंथ्स. इसको समझाने के लिए ना मैं एनुअल रिपोर्ट का हेल्प सारा लेता हूं. जरा आप पढ़ के आ रहे हैं F4 कंपनीज एक्ट 2006 मेरे ख्याल में, ऐसा ही है. यूके में एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो बैलेंस शीट डेट से 6 महीने के अंदर करनी होती है, ऐसा ही है. हमारे पाकिस्तान में 4 महीने हैं. कितना? इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल. इसका मतलब है 4 महीने में आपने क्या कंडक्ट करनी है? एनुअल जनरल मीटिंग. चलें एक डेट प्लॉट कर लेते हैं. सपोज करें 15 अप्रैल. 15 अप्रैल को आपकी एजीएम है. उस एजीएम से 21 दिन पहले आपने शेयर होल्डर को नोटिस भेजना है और उस नोटिस के साथ ये बुकलेट जाएगी. और पीछे आ गए, अप्रैल खत्म हो गया. अब आ गए मार्च के आखिर में. ये एनुअल रिपोर्ट पब्लिश होने से पहले छपने जाएगी. ये एनुअल रिपोर्ट अगर ये मेरे पास कैसे, मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, इसका मतलब है मेरे पास ये एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले घर पे आई होगी. उससे पहले 8-10 दिन में छपी होगी. किसी ने इसकी प्रूफ रीडिंग की होगी. 15 डेज और निकालने आप, आधा मार्च रह गया. इससे पहले बीओडी ने अकाउंट्स अप्रूव किए होंगे. उससे पहले हमने रिपोर्ट साइन की होगी. उससे पहले हमने ऑडिट किया होगा. इसका मतलब ये हुआ, और ऑडिट स्टार्ट जनवरी की 10 तारीख को हुआ है. इसका मतलब है बेसिकली अगर मैं रेड पेन यूज करूं तो ऑडिट अंदाजन जो है वो यहां कहीं एक्चुअल में हुआ, ऐसा है. इसका मतलब है कि ऑडिट करने का टाइम फ्रेम कितना बचा? शायद 15 दिन, शायद 20 दिन, शायद महीना, शायद सवा महीना, शायद 2 महीने, 2.5 महीने. अगर मैं आपको स्टेटमेंट दे दूंगा मैक्सिमम जो ऑडिट चलता है ना, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, तो ऑडिट चलता है 2 से सवा 2 महीने. मैं इसका आपको प्रूफ दूं हजरात. ये मेरे पास जो एनुअल रिपोर्ट है ये है तारिक ग्लास गनी इंडस्ट्रीज की. इट्स अ लिस्टेड कंपनी. और अगर मैं आपको इसका ईयर एंड बताऊं, तो इसका ईयर एंड है जून 30, 2020. ठीक है जी. और इसकी जो रिपोर्ट साइन हो रही है, ये चूंकि कोविड का दौर था, इफ यू ऑल रिमेंबर, ये कोविड का दौर था. अगर मैं आपको एक और एनुअल रिपोर्ट दिखाऊं जो कि इस वक्त नहीं है मेरे पास, तो उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो है तकरीबन अगस्त के दरमियान की. लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अक्टूबर में जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि जून 20 में कोविड वाज एट इट्स पीक इन पाकिस्तान अक्रॉस द ग्लोब. तो वहां पर चीजों को डेफर किया गया था. तो इसकी जो रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है अक्टूबर 6, जबकि ईयर एंड क्या है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. इसका मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग भी आगे की गई होगी. लेकिन अगर मैं आपको कन्वेंशन रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि 18-19 की है, तो आप ये देखेंगे कि जो जून का ईयर एंड है, कहीं रिपोर्ट है मिसाल के तौर पे जुलाई के आखिर की, और मेजॉरिटी केस में जो रिपोर्ट है वो अगस्त के महीने की है. इसका मतलब है कि जून का ईयर एंड है तो जुलाई, अगस्त. इसका मतलब है कहीं रिपोर्ट 1.5 महीने में हुआ है, कुछ रिपोर्ट सितंबर की है. इसका मतलब है अगर जून 30 के बाद ऑडिट शुरू हुआ है और अगर रिपोर्ट सितंबर की है, इसका मतलब है ऑडिट कितने अरसे में हुआ है? मैक्सिमम 2 से सवा 2 महीने. इसका मतलब है हमारा जो पूरा सिलेबस है, जो हमारा पूरा सिलेबस प्रैक्टिकली कहां फॉल कर रहा है? इस 2 सवा 2 महीने के अंदर. अब यहां से एक बात और जहन में आती है, कंपनी काम कर रही है 12 महीने. कंपनी काम कर रही है 12 महीने. हम ऑडिट कितने अरसे में कर रहे हैं? 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, सवा 2 महीना. बहुत तीर मार लिया 2.5 महीना. क्या 12 महीने की ट्रांजैक्शन आप इतने अरसे में वेरीफाई कर सकते हैं? इसका क्योंकि आपने 4 महीने में एजीएम करनी, जिसका एक वो है साइकिल है पूरी कि जो ना वो आपने एजीएम करनी है तो 21 दिन पहले का नोटिस जाएगा, तो एनुअल रिपोर्ट छपेगी, उससे पहले प्रूफ रीड होगी, बाइंड होगी,
फिर अकाउंट्स अप्रूव होंगे, उससे पहले रिपोर्ट साइन होगी, उससे पहले हमने काम खत्म किया होगा क्लाइंट पे जाकर, जो फील्ड वर्क था। इसका मतलब ये हुआ कि जब 12 महीने का काम इतने अरसे में चेक हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां से एक लॉजिक दिमाग में क्लिक होती है कि सर 100% टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तभी ऑडिट की फंडामेंटल्स है कि ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस। वी आर नॉट चेकिंग ऑल ट्रांजैक्शन। ये जुमला रिफ्रेश करूं, वी आर नॉट चेकिंग 100% ट्रांजैक्शन। एक बात, सपोज करें एजीएम की डेट है 15 अप्रैल, जरा बात को आगे बढ़ाता हूं। एजीएम की डेट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल वो दिन है जहां कंपनी के तमाम शेयर होल्डर किसी अच्छे से बैंक्वेट में या किसी हॉल में या कंपनी ऑर्डर में जमा होंगे, और ये वो दिन है जहां कंपनी अपना नॉर्मल बिजनेस डिस्कस करेगी। बहुत सारे यहां पर बिजनेस के मामले डिस्कस होंगे। ये वो डेट है 15 अप्रैल 2021। ये वो डेट है जहां ऑडिटर्स विल रिटायर ऑटोमेटिकली, क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑडिट का टेन्योर है वो 1 साल है, एजीएम टू एजीएम। इसका मतलब है जिन ऑडिटर्स को 2020 में, जिन ऑडिटर्स को यहां कहीं 2020 में अपॉइंट किया गया होगा फॉर द ऑडिट ऑफ 2021, वो 2021 के अंदर जो एजीएम हुई है किस साल की, मैं फिर रिपीट कर दूं, एक्सटर्नल ऑडिटर को जो इस एजीएम में ऑटोमेटिकली रिटायर हो रहा है, जिसको दोबारा अपॉइंट किया जाएगा या तो उसको या किसी और को, उसका अपॉइंटमेंट कब हुआ होगा, उसका अपॉइंटमेंट जो है वो 2000 पिक कर रहे हैं 2019। ये जो ऑडिट है ना, ये 2021 का नहीं है। ये ऑडिट किस साल का हो रहा है, इसका मतलब है अपॉइंट कहां किया गया होगा 2019 के बाद जो 2020 में एजीएम हुई होगी। अगर तो ईयर एंड दिसंबर है, देखिए मैंने यहां से जो आपको ईयर एंड समझाया वो मैंने आपको मिसाल किस साल की दी थी, इसका ईयर एंड था जून, ठीक है जी। अच्छा यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है दिसंबर। तो जरा एग्जांपल को मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर तो दिसंबर खेल रहे हैं हम, इसका मतलब है दिसंबर 31 2019 जिसकी एजीएम 2020 में हुई होगी, उस एजीएम में आपको इस साल के लिए अपॉइंट किया गया होगा जिसकी एजीएम कब हुई है। इसका मतलब है जिस ऑडिटर को यहां कहीं अपॉइंट किया गया होगा फॉर द ऑडिट ऑफ दिसंबर 31 2020 जिसकी एजीएम कब हुई है, वो ऑडिटर इस एजीएम में ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि एज पर लोकल लॉज ऑफ पाकिस्तान जो हमारा टेन्योर है पाकिस्तान में वो 1 साल है, एजीएम टू एजीएम। इस एनुअल जनरल मीटिंग में या तो उसी फर्म को दोबारा अपॉइंट कर लिया जाएगा या किसी और फर्म को अपॉइंट किया जाएगा। उसका अपॉइंटमेंट का एक तरीकेकार है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो आप F4 में या कहीं और कवर कर लेंगे। आप नॉर्मली F4 में कवर होता है, ये लॉ का पेपर नहीं, ऑडिट का पेपर है। अब जो भी लोकल प्रोविजंस हैं, लॉ के प्रोविजन है, आप यूके में हैं तो वहां के मामलात हैं, पाकिस्तान में तो यहाँ के मामलात हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो वहां के मामलात हैं। कहने का मकसद ये है इस एजीएम में कहता उसी फर्म को दोबारा, अगर सपोज कर EY थी तो या तो EY को दोबारा अपॉइंट कर लेंगे या किसी और फर्म को अपॉइंट करेंगे, और आप जिस फर्म को अपॉइंट करेंगे that firm will hold office until the conclusion of the next AGM। इसका मतलब है अब जो ऑडिट होगा वो किस साल का होगा, वो होगा दिसंबर 31 2021 जिसकी एजीएम होगी 2022 में जाके। पिक कर रहे हैं आप। और इस एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिस्कस किए जाएंगे, और ये जो हमने रिपोर्ट साइन की है, अगर किसी शेयर होल्डर को मसला है, क्योंकि एजीएम में रिपोर्ट पढ़ी जाती है, अगर किसी शेयर होल्डर को रिपोर्ट से मुतालिक, अकाउंट से मुतालिक, बिजनेस के हवाले से कोई अगर सवाल है तो वो बीओटी से भी डिस्कस कर सकते हैं बाय शो ऑफ हैंड, और वो ऑडिट फर्म के पार्टनर से जो कि वहां मौजूद होगा। सर कौन सा पार्टनर, इंगेजमेंट पार्टनर, जिसने ये रिपोर्ट साइन की है वो भी वहां चाय कॉफी सिप कर रहा होगा। अगर किसी शेयर होल्डर को आपसे कोई सवाल पूछना है ऑडिट के हवाले से, अकाउंट्स के हवाले से, तो वो भी आपसे पूछ सकता है, ये उस शेयर होल्डर का राइट है। हजरात ये मैंने आपको साइकिल बताई है, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऑडिट यहां शुरू हुआ या यहां शुरू हुआ, आपके पास 2-2.25 महीने, क्योंकि आपके लोकल लॉ की डेडलाइन ये है कि आपने 4 महीने में एजीएम करनी है। अगर सर क्या एजीएम आगे जा सकती है, जी हाँ, आप एचईसीपी के रेलेवेंट डिपार्टमेंट से एक्सटेंशन लेके एजीएम को आगे लेके जा सकते हैं, नॉर्मली नहीं लेते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड गुडविल। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा पूरा कोर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली 2-2.25 महीने मैक्सिमम में जाके पूरा हो जाता है, जिसके अंदर मैंने कहा कि ऑडिट की 3 स्टेजेस है।
स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट दी स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट दी स्टार्ट में दो मेन काम किए, क्या? प्लानिंग एंड और रिस्क असेसमेंट। ड्यूरिंग में दो काम किए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। और एंड क्या है? एंड वो है जहां बेसिकली अगर मैं एक वर्ड बता दूं, जहां हम करते हैं ओवरऑल रिव्यू। क्या करते हैं जी? यहां हम करते हैं ओवरऑल रिव्यू। सर ये रिव्यू कौन करता है? ये रिव्यू करता है मैनेजर या पार्टनर, कि जो काम हमारी टीम ने फील्ड में जाके किया था क्या वो काम सही है। फिर जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की है, जिसको आगे डिस्कस करेंगे, आइजा 230 में वर्किंग पेपर जो हमने बनाए हैं, जो ऑडिट में हमने काम किया है, वो सारा जो डॉक्यूमेंट हुआ हुआ काम, इनवॉइसेस हैं, परचेज ऑर्डर्स हैं, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, जर्नल लेजर की कॉपी है, ट्रायल की कॉपी है, एग्रीमेंट्स है, रेशियोज हैं, डेप्रिसिएशन की वर्किंग है, एमोर्टाइजेशन की वर्किंग है, इन्वेंट्री की लिस्टिंग है, कैश काउंट शीट है, इन्वेंट्री काउंट शीट है। वो सारा जो मवाद है, वो सारा जो कागजी काम हमने किया है, उसको कोई मैनेजर या पार्टनर रिव्यू करेगा, जो पहले बता चुका हूं। उसके बाद ऑडिट फर्म विल नाउ बी इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन। या तो दो बातें होंगी, या तो अकाउंट्स विल बी गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और दे विल नॉट बी गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां मैंने सिर्फ दो बातें की, आगे जाके जब ऑडिट रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि एक होता है ट्रू एंड फेयर व्यू और एक उसके अलावा होता है, जो उसके अलावा है उसकी भी एक लिस्ट है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशंस। वो आगे जाके कवर करेंगे। मुख्तसर कह रहा हूं, या तो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे होंगे या वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे होंगे। जरा ये हमने डिस्कशन मुकम्मल किया ऑडिट साइकिल का। आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आपके सामने हैंडआउट भी मौजूद होगा। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, जो आपको समझ आया, जो आप नोट करना चाहते हैं वो नोट करें एंड वील मूव फॉरवर्ड।